Good morning, all of you. Good morning, student. We are studying here chapter number 4, that is agriculture for class 8. So last class में हमने डिस्कस किया था कैश क्रॉप को, जिसमें हमने कॉटन और जूट को स्टडी किया था। दोनों फाइबर क्रॉप थे। उसके साथ साथ हमने शुगर केन को भी डिस्कस किया था। तो जिन लोगों ने उस क्लास को मिस कर दिया है या अटेंड नहीं कर पाए थे, तो वो लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे वो लिंक दे के रखा है मैंने, वहाँ से उस वीडियो को आप देख सकते हो। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज की क्लास में हम ब्यूरेजेस को डिस्कस करेंगे। मतलब ब्यूरेज क्रॉप को डिस्कस करेंगे। तो जनरली यहाँ पे हमें टू ब्यूरेजेस क्रॉप को क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस करना है। द फर्स्ट इज टी एंड द सेकेंड इज कॉफ़ी। तो उसमें से हम टी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर में एक गार्डन का पिक्चर देख रहे हो, ये टी गार्डन है। और ये जो टी गार्डन है बहुत बड़े प्लॉट पे आपको कल्टीवेट करते हुए देखने को मिल रहा है, राइट। मतलब इसका जो कल्टीवेशन होता है वो एक बहुत बड़े प्लॉट पे होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर सिस्टमेटिकली काम करते हुए आपको दिख रहे हैं। तो ये जो लेबर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल होते हैं, और इसीलिए वो सिस्टमेटिकली यहाँ पे टी गार्डन में क्या करते हैं, काम करते हैं, जो कि इसका रिक्वायरमेंट भी होता है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ब्यूरेज क्या होता है। तो ब्यूरेज क्या होता है? ड्रिंक अदर देन वाटर। जो पानी को छोड़ के, वाटर को छोड़ के जिस किसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, ड्रिंक करते हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे ब्यूरेजेस बोला जाता है। तो आफ्टर ऑल टी और कॉफ़ी ऐसी चीज़ें, इसको क्या किया जाता है, ड्रिंक किया जाता है। और इसीलिए इसकी जहाँ पे खेती की जाती है, तो इसीलिए उसको हम ब्यूरेज क्रॉप बोलते हैं, राइट। सेकंड क्वेश्चन ये भी आपके मन में आ रहा होगा कि सर, ये जो ब्यूरेज क्रॉप है, फिर दुनिया में कौन कौन सी वो कंट्री है जहाँ पे इसको क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। अगर पूरे दुनिया की बात करें तो इसको जनरली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में क्या किया जाता है, इसको ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। भले ही इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में क्या किया जाता हो, कल्टीवेट किया जाता हो, ग्रो किया जाता हो, लेकिन इसकी जो डिमांड है वो पूरे वर्ल्ड में है। मतलब वर्ल्ड के सारे पार्ट में इसको क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। अगर वर्ल्ड के सारे पार्ट में इसको कंज्यूम किया जाता है, इसका मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इसका ट्रेड किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे इसका व्यापार किया जाता है। तभी तो वर्ल्ड के सारे पार्ट में टी को और कॉफ़ी को क्या किया जाता होगा, सप्लाई किया जाता होगा, क्योंकि डिमांड ही पूरे वर्ल्ड में होती है, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन हमारे अर्थ पे किस एरिया में होते हैं। तो ये पिक्चर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये हमारे अर्थ का पिक्चर है। तो इस अर्थ पे देखिए, जो अर्थ के सेंटर में से जो इमेजिनरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास होती है, जिस लाइन के कारण ये जो अर्थ है वो दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो ये इस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, जो कि इसको इक्वेटर भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इक्वेटर बोला जाता है। तो इक्वेटर के ठीक ऊपर एक दूसरी इमेजिनरी लैटिट्यूड पास होती है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ दी गई है। तो उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ साइड में होता है इक्वेटर के, ओके। तो उसके इक्वेटर के ठीक साउथ में जो दूसरी इमेजिनरी लैटिट्यूड पास हुई है, जो 23.5 डिग्री साउथ में है, तो उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की लैटिट्यूड कहाँ पे है, ये आपके समझ में आ चुका है। तो इसके बीच वाला जो ये रीजन होता है, राइट, तो उसी रीजन को हम यहाँ पे ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। मतलब इस जोन में आने वाली सभी जो कंट्रीज होंगी वो ट्रॉपिकल कंट्रीज होंगी। तो अभी देखेंगे हम कि सब ट्रॉपिकल जोन कहाँ पे होता है। तो सब ट्रॉपिकल जोन देखिए, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो उसके ऊपर वाला जो ग्रीन कलर में एरिया शेड करके बताया है, तो वो सब ट्रॉपिकल जोन है हमारा। तो इसके अलावा जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है साउथ में, साउथ हेमिस्फीयर में, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के नीचे जो आपको ग्रीन कलर में एरिया शेड करके बताया है, वो आपका सब ट्रॉपिकल जोन है, राइट।
तो इसमें आने वाली जो कंट्रीज़ होंगी वो सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ होंगी। और एक बात बता दूं मैं यहाँ पे कि ये जो ट्रॉपिकल जोन होता है तो ये डायरेक्ट सन के आगे होता है। यहाँ पे सनलाइट जो होता है वो डायरेक्ट पहुँचता है, बहुत जल्दी पहुँचता है, इसलिए इस एरिया में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो जैसे जैसे इक्वेटर से आप पोल की तरफ क्या करोगे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ क्या करोगे, मूव करोगे, तो वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि सनलाइट जो है वो थोड़ी सी स्लैंट जाएंगी और डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएंगी, समय लगेगा उसको, राइट। सो आई होप कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन आपका यहाँ पे क्लियर हुआ हो। तो इसके साथ साथ में देखिए कि ये जो टी की जो डिमांड है वो पूरे वर्ल्ड में है, जैसे मैंने बताया आपको, इसीलिए टी जो होता है वो बहुत ही सस्ता अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, और इसको पूरी दुनिया में जो कंज्यूम किया जाता है। लेकिन जो बाकी दूसरे ब्यूरेजेस है, एज का टी और कॉफ़ी को अगर छोड़ दिया तो बाकी बहुत सारे ड्रिंक मार्केट में अवेलेबल आज की डेट में है, तो उसका जो ट्रेड होता है तो उसके ट्रेड के कंपैरिजन में लेकिन ये जो टी का ट्रेड होता है तो वो थोड़ा कम ही होता है। इस फैक्ट को भी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है। तो टी के बाद में तो पता ही है जो सेकेंड मोस्ट पॉपुलर और कंज्यूम करने वाला जो अगर कोई ब्यूरेज है तो वो कॉफ़ी है। तो कॉफ़ी को भी इस क्लास के बाद में नेक्स्ट क्लास जो आएंगी उस क्लास में हम कॉफ़ी को भी डिस्कस करेंगे। और इस कॉफ़ी की भी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्या होती है, डिमांड होती है, इसीलिए इसका भी इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। ये भी फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। दोनों जो कमोडिटी है यहाँ पे टी और कॉफ़ी इंटरनेशनल कमोडिटी है, इंटरनेशनल लेवल पे इसकी डिमांड है और इसीलिए इसका इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड होता है। मैं बार बार इन्हीं चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपकी ये सब चीज़ें क्या रह जाए, इजीली ध्यान में रह जाए। ओके, सो देखते हैं हम कि ये आपके सामने एक वर्ल्ड मैप है और इस वर्ल्ड मैप में दुनिया की वो टॉप 20 कंट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। जो टॉप 20 कंट्रीज़ यहाँ पे क्या करती है, टी का प्रोडक्शन करती है पूरे दुनिया में। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जो चाइना है वो नंबर 1 पे है। चाइना नंबर 1 पे है। चाइना में सबसे ज़्यादा टी का प्रोडक्शन होता है। और चाइना के बाद में यहाँ पे आपको इंडिया देखने को मिलता है कि इंडिया में तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद में इंडिया का सेकेंड नंबर लगता है टी को प्रोड्यूस करने के बारे में, राइट। और बाकी भी कंट्रीज़ है जैसे केनिया, श्रीलंका, वियतनाम। तो ये जो केनिया एक अफ्रीकन कंट्री है, श्रीलंका तो हमारा नेबर ही है, वियतनाम भी हमारी नेबरिंग कंट्री है, राइट, मतलब पास में ही है, एशियन कंट्री है, साउथ एशियन कंट्री। तो ये यहाँ पे 20 कंट्रीज़ के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। तो फर्स्ट 5 कंट्री एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। और लास्ट नंबर पे देखो नेपाल है 20 नंबर पे, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे अभी कि टी के बारे में डिटेल में समझेंगे, राइट। सो देखिए, टी कल्टीवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि ये टी का जो गार्डन है एक बहुत बड़े लार्ज प्लॉट के ऊपर में इसको कल्टीवेट किया जा रहा है। तो देखो, जहाँ तक हमने प्लांटेशन एग्रीकल्चर को लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था तो हमने उन चीज़ों को समझा था कि जब कमर्शियली, जनरली आई रिपीट अगेन, जब कमर्शियली किसी क्रॉप को क्या किया जाता है, एक बहुत बड़े प्लॉट पे क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, तो उस टाइप के एग्रीकल्चर को एक्चुअली प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोला जाता है, जो कि हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में उसको स्टडी किया था। आई रिपीट अगेन, जब किसी क्रॉप को कमर्शियली, मतलब सेलिंग पर्पज से, कमर्शियली का मतलब सेलिंग पर्पज से किसी बहुत बड़े प्लॉट के ऊपर में कल्टीवेट किया जाता है, तो उस टाइप के एग्रीकल्चर को क्या बोला जाता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोला जाता है। एंड अभी देखो, टी के बारे में भी यहाँ पे सेम थिंग हो रही है कि ये जो टी के गार्डन होते हैं, ये एक बहुत बड़े प्लॉट के ऊपर में टी के गार्डन को कल्टीवेट किया जाता है। तो फिर इसको भी हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर का ही एग्जाम्पल बोलेंगे। आई होप कि ये फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हुआ हो। देखो, सेकंड पॉइंट में क्या समझना है कि जो टी है वो हमारे कंट्री का ये क्रॉप नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। हमारे कंट्री में भले ही इसको कल्टीवेट किया जाता है लेकिन ये हमारे कंट्री का क्रॉप नहीं है। तो फिर ये क्रॉप आया कहाँ से? तो इस क्रॉप को सबसे पहले हमारे कंट्री में
ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। क्योंकि आपको पता ही है, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, ब्रिटिश जो लोग हैं तो इन लोगों की दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में बहुत ज़्यादा कॉलोनीज हुआ करती थी। उनमें से भारत भी एक हमारा उनकी कॉलोनी था, मतलब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश का रूल चल रहा था। तो इसीलिए ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे ये जो वर्ल्ड वाइड जिसकी डिमांड है टी की, टी ब्यूरेज की, तो इसको यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने कल्टीवेट करवाया था। सो ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो याद रखिए कि ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में सबसे पहले टी को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। तो उसके बाद में हम समझेंगे कि ये जो टी गार्डन्स होते हैं वो किस टाइप के सॉइल में इसको ग्रो किया जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, टी गार्डन को कल्टीवेट करने के लिए या ग्रो करने के लिए टी को सॉइल किस टाइप की चाहिए होती है, तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत होती है, जिस सॉइल्स में बहुत ज़्यादा ह्यूमस हो और ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो। ये सॉइल बहुत अच्छी वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, मतलब इसमें पानी ऐसे जो वाटर होता है वो रुकना नहीं चाहिए, बहुत जल्दी ड्रेन हो जाना चाहिए। तो इस टाइप की सॉइल यहाँ पे क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। जिस जगह पे ऐसी सॉइल अवेलेबल होती है उन जगहों पे, उन प्लॉट्स पे एक्चुअली टी गार्डन को क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। तो आई होप कि ये थर्ड पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ हो। फोर्थ पॉइंट में हम क्या समझेंगे कि ये जो टी के बुशेस होते हैं, अभी टी को हम टी के कोई ट्री नहीं होते हैं बेटा, ट्री की जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बुशेस की थोड़ी मीडियम साइज़ की हाइट होती है, राइट। तो टी बुशेस जो प्रॉपर ग्रो करने के लिए क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, राइट। तो क्लाइमेट इज़ अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो क्लाइमेट आपका वार्म होना चाहिए, मतलब गर्म सा, थोड़ा गर्म टाइप का माहौल होना चाहिए। और दूसरी बात, जो एयर होती है तो एयर में ह्यूमिडिटी भी चाहिए, मतलब मॉइस्चर चाहिए होता है। तो अभी मॉइस्चर चाहिए होता है, मतलब रेनफॉल भी ठीक ठाक होना चाहिए यहाँ पे। और इसके लिए देखो बेटा, जो आंधी तूफान वाली जो सिचुएशन होती है वो नहीं चाहिए होती है, जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे कि फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए। देखो मैंने क्या क्या चीज़ें बताई आपको, कि ये जो टी के गार्डन होते हैं इसमें टी के जो बुशेस होते हैं उसकी प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए क्लाइमेट क्या चाहिए, कि वार्म होना चाहिए। उसके साथ साथ में मॉइस्चर होने चाहिए, एयर में मॉइस्चर होने चाहिए। और आंधी तूफान जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर। मतलब जब तक इसको प्रॉपरली कल्टीवेट ना किया जाए तो उसके हार्वेस्टिंग के समय तक ये इसी टाइप का यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्लाइमेट होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम कि देखो, टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। अभी ये टी को क्या बोला गया है, कि इसको लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री बोला गया है। जैसे मैंने शुरुआत में ही एक स्लाइड पे दिखाया था कि टी गार्डन में बहुत ज़्यादा लेबर काम कर रहे हैं। अभी देखो, टी गार्डन में क्या करना होता है, जैसे कि आप फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हो कि एक लेबर क्या कर रहा है, टी के जो लीव्स होते हैं उसको प्लग करके अपने बैग में स्टोर कर रहे हैं, राइट। तो ये काम बहुत ही मतलब केयरफुली करना होता है कि टी की जो ब्रांचेस होती है वो भी नहीं टूटनी चाहिए या स्टेम नहीं टूटनी चाहिए। सिर्फ लीव्स को ही क्या किया जाता है, प्लग किया जाता है। और ये बहुत बड़े प्लॉट के ऊपर में इसका कल्टीवेशन किया जाता है, मतलब साइमल्टेनियसली जब लीव्स को प्लग करना हो तो बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। और इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, कि इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर की क्या होती है, ज़रूरत होती है। अभी बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, मतलब अबुंडेंट रिक्वायरमेंट होता है उनका। तो कोई भी मतलब टी गार्डन को कल्टीवेट करने वाला जो ऑनर होगा तो वो तो यही चाहेगा कि इतने सारे लेबर के ऊपर में इतना बहुत ज़्यादा खर्चा ना हो, तो वो सस्ते में मैक्सिमम लेबर अवेलेबल करने की कोशिश करेगा। तो सस्ते लेबर की यहाँ पे डिमांड होती है, लेकिन उन लेबर को टी गार्डन में काम करने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, या उनकी वो क्षमता होनी चाहिए कि वो टी गार्डन में काम कर सके। आई होप कि ये भी पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या देखेंगे कि ये जो टी गार्डन
हाँ होते हैं। तो टी गार्डन में ही एक्चुअली टी को प्रोसेस करने वाले प्लांट को लगाया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में इसको क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। तो बहुत आसान हो जाता है कि उसी जगह पे उसके प्लांट को भी क्या किया जाए, असेंबल किया जाए। तो इसका एक दूसरा कारण ये है और इम्पोर्टेंट कारण है कि उसी जगह पे इसको क्यों प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि उसका जो फ्रेशनेस है उस टी का वो बना रहेगा। वो अगर उसको कहीं दूर जाके अगर प्रोसेस किया जाएगा तो उसका फ्रेशनेस जो है वो क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। तो वो गायब नहीं होना चाहिए यहाँ पे उसका फ्रेशनेस। उसको मेंटेन करने के लिए उसी गार्डन में क्या किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है। सो आई होप कि ये जो 6 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको बताया वो आपके समझ में आए हो। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, ये जो टी के गार्डन होते हैं वो हमारे इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स में एक्चुअली इसको ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, उसके बारे में है। तो देखो हमारे इंडिया का जो आसाम स्टेट है, उसके बाद में वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, मेघालय है, आंध्र प्रदेश है और त्रिपुरा है। तो इन सभी स्टेट्स में एक्चुअली टी गार्डन को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, टी को कल्टीवेट किया जाता है। तो जनरली आपको ये यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए मतलब ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे कि ये सभी जो स्टेट्स है, इन सभी स्टेट में हिली एरिया है। क्या है, हिली एरिया है। और पिक्चर में जो कि देख पा रहे हो आप, हिली एरिया में ही इसको क्या किया जाता है, जनरली कल्टीवेट किया जाता है, क्योंकि जिस टाइप के क्लाइमेट की मैंने यहाँ पे बात की है उस टाइप का क्लाइमेट इसी सिचुएशन में आपको देखने को मिलता है। तो जो वेस्ट बंगाल स्टेट है हमारा, तो बंगाल की दो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी नाम की जो दो डिस्ट्रिक्ट्स है, तो यहाँ पे जो हिल्स है वो काफ़ी फेमस है टी के कल्टीवेशन के लिए। ये खास करके आपको याद रखना है। तो आई होप कि हमारे इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स में इसको कल्टीवेट किया जाता है ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में बात की कि ये पूरे दुनिया में वर्ल्ड वाइड इसको क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। तो यहाँ पे ये भी समझने की ज़रूरत है कि मतलब इंडिया को छोड़ के बाकी वो कौन सी कंट्री है जहाँ पे इसको कल्टीवेट किया जाता है। तो चाइना नंबर 1 पे आता है। तो 100% चाइना में भी इसको क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और कल्टीवेट भी किया जाता है। उसके बाद में केनिया भी देखा था हमने। तो केनिया में भी इसको क्या किया जाता है, कल्टीवेट एंड प्रोसेस किया जाता है। वियतनाम, टर्की, बांग्लादेश, श्रीलंका और कुछ ईस्ट अफ्रीकन हाईलैंड्स है, वहाँ पे भी इसको क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। और तो और जो मैंने मैप दिखाया था आपको प्रीवियस स्लाइड में, वहाँ पे मैंने टॉप 20 कंट्रीज़ के नेम दिए और कितना प्रोडक्शन वो मतलब कर सकती है उसके बारे में भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, राइट। सो आई होप कि ये टी के बारे में जो भी चीज़ें थी तो वो आपकी यहाँ तक क्लियर हुई हो। तो देखो जो 2014 के जो आंकड़े हैं, रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उसमें जो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था टी में आफ्टर चाइना। तो ये भी फैक्ट आपको मैंने पहले ही डिस्कस किया है, जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। अभी देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द टी इज़, जो टी को जब पैकिंग किया जाता है तो पैकिंग के पहले टी के ऊपर में बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। तो उन ऑपरेशंस के बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखो टी को किस तरह से प्रोसेस किया जाता है। तो एक्चुअली टी को प्रोसेस जब करते हैं तो टी को प्रोसेसिंग करने में एक्चुअली 5 टाइप्स के ऑपरेशन से टी को पास होना होता है। तो पहला जो ऑपरेशन होता है उसको बोलते हैं हम विदरिंग। क्या बोलते हैं, विदरिंग बोलते हैं। तो ये याद रखना है आपको। तो विदरिंग इज़ द फर्स्ट ऑपरेशन कैरीड आउट वाइल प्रोसेसिंग द टी। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है बेटा, जब टी गार्डन में से टी के जो लीव्स होते हैं उनको जब प्लक किया जाता है तो उसको एक जगह पे कलेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, टी के गार्डन में से जब टी के लीव्स को प्लक किया जाता है तो उसको एक जगह पे कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्ट करने के बाद में उसको अलग अलग रैक्स में कैसे स्प्रेड कर दिया जाता है।
रैक्स तो पता ही है, आपके घर में रैक्स होंगी, वैसे उस प्रोसेसिंग यूनिट में कैसे बहुत बड़ी बड़ी रैक्स होती है, तो उस रैक्स में उसको स्प्रेड कर दिया जाता है। जैसे कि आप पिक्चर नंबर 2 में देख पा रहे हो, ये रैक्स है और यहाँ पे टी के जो लीव्स है उसको स्प्रेड करके रखा है। तो अभी आप बोलोगे सर कि इसको स्प्रेड करके क्यों रख दिया जाता है, तो ऑफ कोर्स स्प्रेड करके इसलिए रख दिया जाता है ताकि ये प्रॉपर तरीके से सूख जाए, क्योंकि ये टी गार्डन में जो मॉइस्चर, जो टी गार्डन जो हमारे ग्रो होते हैं प्रॉपरली, तो वहाँ पे क्लाइमेट कौन सा होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब हवा में मॉइस्चर्स होते हैं एयर में, तो वो मॉइस्चर जो होते हैं इन लीव्स के ऊपर में भी होते हैं। तो उन मॉइस्चर्स को एक्चुअली रिमूव करने के लिए इसको अलग अलग बड़े बड़े रैक्स में क्या कर दिया जाता है, ऐसे स्प्रेड करके रख दिया जाता है। तो ये सब जो होता है वो विदरिंग ऑपरेशन में होता है, ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पे स्लाइड के ऊपर में जो बीच वाला पिक्चर दिख रहा है, सेकेंड पिक्चर इज द प्रोसेस ऑफ विदरिंग, राइट। सो आई होप कि ये आपका क्लियर हो। अभी देखो सेकेंड जो प्रोसेस है यहाँ पे, तो सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है, ब्रुजंग होता है। क्या होता है, ब्रुजंग। द सेकेंड ऑपरेशन इज नोन एज हियर ब्रुजंग। तो आई रिपीट अगेन, द सेकेंड ऑपरेशन इज नोन एज ब्रुजंग हियर। तो ब्रुजंग वाले प्रोसेस में क्या किया जाता है कि ये जो टी के जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, जिनको आपने पहले से स्प्रेड करके रखा होता है ताकि आप मॉइस्चर उसका रिमूव कर सके, तो इन पत्तों को, इन लीव्स को अभी क्या किया जाता है, टोसिंग के लिए भेज दिया जाता है अलग अलग बम्बू के ट्रे में, या तो फिर किसी रोलर के नीचे, उसको हेवी रोलर के नीचे दबाया जाता है, उसके ऊपर में हेवी प्रेशर दिया जाता है और उसको रोल किया जाता है। तो जो कि आप यहाँ पे थर्ड पिक्चर में देख पा रहे हो, दिस इज द थर्ड पिक्चर। तो ये आफ्टर रोलिंग ये कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ इस टाइप से दिखते हैं। तो एक प्रोसेसिंग यूनिट में, प्लांट में, इसको क्या किया जाता है, बहुत बड़े रोलर की मदद से उसको क्या किया जाता है, घुमा, रोल किया जाता है, और वहाँ पे उसको मतलब उसका जो नेचुरल जूस है उससे सेपरेट कर दिया जाता है, और जो हम बोलते हैं कि फेर्मेंटेशन के लिए उसको क्या कर दिया जाता है, अवेलेबल। मतलब जो उसका जो नेचुरल फॉर्म होता है, उस नेचुरल फॉर्म से वो किसी दूसरे ही फॉर्म में अभी कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो पत्ते होते हैं अभी पत्ते नहीं होते, वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ पे, जो कि आप पिक्चर नंबर थर्ड में इसको देख पा रहे हो, राइट। तो ये सब होता है ब्रजंग प्रोसेस में। तो यहाँ पे जनरली एयर के कांटेक्ट में ये क्या होते हैं, लीव्स आते हैं। अब जब प्रेशराइज किए जाते हैं, नेचुरल जूस एक्सपोज हो जाता है यहाँ पे, और उसमें काफ़ी ज़्यादा फिर फर्मेंटेशन के लिए ये अवेलेबल हो जाते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडाइज किया। लेकिन इसके बाद में भी जो फॉर्म अभी अवेलेबल होता है, तो इसको अभी फर्मेंटेशन प्रोसेस से पास होना होता है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है एक्चुअली, जो कि पिक्चर नंबर 1 आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ब्राउन और ग्रे कलर का कुछ मैटर्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा बिटर होता है टेस्ट में। वैसे टी को अगर आप टंग पे रखते हो तो थोड़ी बहुत बिटर टेस्ट प्रेजेंट डे में भी जब आप उसको यूज़ करते हो, करंट सिचुएशन में भी मिलती ही है। लेकिन जो यहाँ पे मैंने बताया जैसे आपको कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में, ऑपरेशन में क्या होता है कि जो ब्रजंग करने के बाद में जो आपको टी मिलती है, टी ही बोलेंगे हम उसको, रॉ टी बोलेंगे उसको। तो उसमें जो टैनिन्स होती है, टैनिन्स मतलब एक्चुअली बीटर पार्ट होता है। तो कुछ ग्रे और ब्राउन कलर का यहाँ पे येलोइश ऐसे कुछ पार्ट्स होता है। तो उस पार्ट को एक्चुअली रिमूव करने की ये प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन में, और उसका जो पूरा का पूरा जो नेचुरल फॉर्म होता है उसको चेंज कर दिया जाता है न्यू फॉर्म में। मतलब पत्ते तो वो रहते ही नहीं है, और पत्तों को जब हम ब्रजंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके बाद वाली जो स्टेज होती है अभी वो टोटली क्या हो जाएगी, यहाँ पे चेंज हो जाएगी, उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा फर्मेंटेशन वाले प्रोसेस पे। तो आई होप कि फर्मेंटेशन में क्या किया जाता है, आफ्टर ब्रजंग जो लीव्स होते हैं, तो उस लीव्स में, मतलब लीव्स तो होते ही नहीं है एक्चुअली, वो तो क्योंकि प्रेशर देने के कारण उसका जूस निकल जाता है, तो उसकी पेस्ट बन जाती है। तो उस पेस्ट को बाद में ड्राई वगैरह किया जाता है, वो नेक्स्ट ऑपरेशन है। तो इस पेस्ट में जो अभी
टैनिन्स है तो टैनिन्स को निकाला जाता है। अभी टैनिन्स का मतलब यहाँ पे याद रखिए आप कि उसमें जो बिटर टेस्ट देने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उसको निकाला जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है तो इस प्रोसेस में ऑक्सीडाइजेशन ऑपरेशन को यूज़ किया जाता है और उसके बाद में इस पेस्ट को क्या किया जाता है, ड्राइंग के लिए भेज दिया जाता है, जिसको हम फिरिंग भी बोलते हैं। द लीव्स आर देन पुट इनटू एन ओवन एट हाई टेम्परेचर। बाद में ये जो लीव्स की जो पेस्ट होती है तो उसको ओवन में रख दिया जाता है फॉर 24 मिनट्स, और 24 मिनट्स हाई टेम्परेचर ओवन में रखने के बाद में ये जो पेस्ट होती है तो पेस्ट तो रहेंगी नहीं, क्योंकि उसमें से जो भी अभी मॉइस्चर है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएंगे, तो ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये जो पाउडर होता है एक्चुअली ये ब्लैक कलर में आपको यहाँ पे क्या होता है, ऑब्टेन होता है ड्राइंग ऑपरेशन में। और उसके बाद में ये जो पाउडर होता है तो इसमें कुछ पार्टिकल छोटे होते हैं, कुछ साइज़ में बड़े होते हैं, तो इसका फिर सॉर्टिंग किया जाता है सॉर्टिंग ऑपरेशन में, राइट। और ये जो सॉर्टिंग होता है तो सॉर्टिंग में फिर जो उसका शेप एंड साइज़ होता है तो उसके बेसिस पे इसको अलग अलग नेम से उसको क्या किया जाता है, आगे पैकिंग के लिए पैकिंग यूनिट में और टेस्टिंग यूनिट में उसको भेज दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू देयर साइज ऑफ टी पार्टिकल्स उसको अलग अलग नेम दिए। ये नेम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे पिकोई बोलते हैं फर्स्ट, ऑरेंज पिकोई बोलते हैं, फैनिंग्स बोलते हैं और डस्ट बोलते हैं। जैसे मार्केट में आपने देखा होगा सुपर डस्ट करके ब्रांड आता है टी का, राइट, तो वो उन्हीं में से एक है। सो दिस मियरली डिनोट द साइज और अपीयरेंस ऑफ द टी एंड हैव नो रेफरेंस टू क्वालिटी। तो देखो ये जो नेम्स मैंने बताए यहाँ पे, पिकोई, ऑरेंज पिकोई, फैनिंग्स और डस्ट, तो इससे सिर्फ आपको उस टी के साइज़ के बारे में पता चलता है, उसके अपीयरेंस के बारे में पता चलता है, उसके क्वालिटी के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो बाद में सॉर्टिंग होने के बाद में एक्चुअली उसकी क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है और उसके बाद में उसकी पैकिंग की जाती है, वो अलग ऑपरेशन है। ओके, तो आई होप कि टी के ऊपर में जो प्रोसेसिंग की जाती है प्रोसेसिंग यूनिट में, तो उसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। तो पहला ऑपरेशन हमने देखा यहाँ पे विदरिंग, सेकेंड ऑपरेशन देखा हमने ब्रजंग। तो ब्रजंग की स्पेलिंग देख लीजिए एक बार, आपके टेक्स्ट बुक में भी देखे रखिए, BRUI या SING, प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही करना है, ब्रजंग करना है। ओके, तो ये जो सारे ऑपरेशंस होते हैं एक पर्टिकुलर मशीन का यूज़ करके किए जाते हैं उस प्रोसेसिंग यूनिट में, और ये जो मेथड होती है प्रोसेसिंग की उसको ऑर्थोडॉक्स मेथड बोलते हैं। तो इसके बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि टी प्रोसेसिंग यूनिट में जो मेथड यूज़ की जाती है उस मेथड को क्या बोलते हैं, तो ऑर्थोडॉक्स मेथड बोलते हैं। और ये जो प्रोसेसिंग ऑपरेशंस होते हैं तो इन ऑपरेशन को किस मशीन के थ्रू किया जाता है, तो यहाँ पे CTC मशीन को यूज़ किया जाता है। रिपीट अगेन, CTC मशीन। तो CTC का मतलब क्या होता है उसको भी यहाँ पे आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो C फॉर क्रशिंग, T फॉर टीयरिंग एंड अगेन C फॉर कर्लिंग, ये CTC मशीन का मतलब होता है। तो ये बेसिकली CTC मशीन में ये तीनों ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है, क्रश करने का जो कि ब्रजिंग में होता है, टीयरिंग करने का और कर्लिंग करने का। तो ये सारे ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। सो आई होप कि ये जो चैप्टर है यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से मतलब टी वाला टॉपिक आपका कवर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसमें टी से रिलेटेड, टी का प्रोडक्शन किस कंट्री में होता है, किस सॉइल में होता है, तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार देखिए ताकि आप टी से रिलेटेड क्लाइमेट कौन सा चाहिए, सॉइल कौन सी चाहिए, लेबर कौन से चाहिए, कितने चाहिए, किस कंट्री में इसको क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, और ट्रॉपिकल जोन क्या है, सब ट्रॉपिकल जोन क्या है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अगर एक बार समझ में ना आए तो दोबारा आप इस वीडियो को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। सो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कॉफ़ी को, ठीक है। सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।